करावल नगर में रोहिंग्या छात्रों को मिला दाखिला। आप विधायक ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिल्ली में पैदा कर रहे हैं भ्रम की स्थिति। त्रिलोकपुरी में चली ताबड़तोड़ गोलियां। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार में लगाई आग। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की हुई बढ़ोतरी। टैक्सी और ऑटो चालकों में नाराजगी। कीमतें बढ़ने का आम जनता भी कर रही है विरोध। दिल्ली पुलिस के एक और पिट में लगी भीषण आग। वजीराबाद में भीषण आग। 345 गाड़ियां जलकर खाक। 2 दिन में दूसरी बड़ी आग। आनंद विहार के राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई रामनवमी। इस दौरान जगह जगह हुए भंडारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उसी के दांव पर घेरने की कोशिश की है। आपके विधायक अनिल झा ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और दिल्ली की रेखा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की दोहरी नीतियों के कारण देश और खासकर दिल्ली में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने करावल नगर इलाके के स्कूलों में करीब 10 रोहिंग्या छात्रों के एडमिशन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। अनिल झा ने कहा कि यह सवाल उठता है कि विदेशी नागरिकों जिन रोहिंग्यों के नाम से जाना जाता है उनको दिल्ली के स्कूलों में किस नियम के तहत दाखिला दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इन बच्चों का एडमिशन भारतीय बच्चों के अधिकारों को कुचलते हुए किया गया है। यह नीति कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि वह रोहिंग्यों को शरण देती है, लेकिन अब आपने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अनिल झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके ट्वीट ने यह स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को न केवल भारत में रहने की इजाजत दी गई बल्कि उन्हें घर भी दिए जाएंगे। आप विधायक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दिल्ली की जनता को इसकी पूरी जानकारी दी जाए। हमारा मानना है कि हमारे भारत के बच्चे जो है, भारत के जो वनवासी बच्चे हैं, भारत के जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, भारत के जो दलितों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा भारत में दिल्ली में जो झुग्गियों में बच्चे रह रहे हैं, जो रीसेटलमेंट कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो ऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता हो ना दिल्ली सरकार को। इस तरह से जो घुसपैठियों के लोग आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, आखिर उस पर इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों केंद्र सरकार है? हमारी यही मांग है कि पहले प्राथमिकता भारतीय लोगों की हो, जो हिंदुस्तान के वासिंदे हैं, शहरी हैं, उनकी चिंता ज्यादा पहले होनी चाहिए। मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी 31 ब्लॉक में हड़कंप मच गया जब बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पेट्रोल की बोतल लेकर आए बदमाशों ने पास खड़ी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और संजय नाम के व्यक्ति का नाम लेकर गाली गलौज करने लगे। सामने दुकान पर बैठे युवक मोहम्मद जैद ने कारण पूछा तो उस पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद अज्ञात बदमाश आसानी से फरार हो गए। फरार होते समय बदमाशों ने पर्चे उड़ाए और पर्चे में संजय नाम के शख्स से सट्टे में जीते हुए 30 लाख रुपए देने की धमकी दी, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहने के लिए कहा। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। सर, मैं अभी कुछ देर पहले भी दुकान पे आया था। पापा, हमारी बहन का दहेज जा रहा है। वैसे हमारे पापा घर पे आए, उन्होंने मुझे भेजा घर से दुकान पे। मैं आके अपनी दुकान में बैठा ही था। बस इधर में कम से कम 7 से 8 लड़कों की टीम आती है, 3 बाइकों पे। एक बाइक आगे तो उतरती है इस कार के पास, उसमें 3 लड़के थे। उनमें से उतरते ही 2 में से पहले कांच तोड़ते हैं पत्थरों से। मुझे जैसे आवाज आती कुछ टूटने की, मैं उतरते यहाँ तक भगता हूँ। आधे रोड तक आया था, उन्होंने पिस्टल निकाली, लड़के ने गोरे से ने उतारते मेरे पे 1 राउंड फायर कर दिया। उन लड़कों को आप जानते थे पहले? नहीं, वो अननोन लड़के हैं, यहाँ आसपास के लोकल के नहीं है। वो आए भी बाहर से हैं। बाइक पे कितने लोग आए थे उधर?
कम एक पे तो तीन आए थे जो हाँ उतरी गाड़ी आके, तीन लड़के इस पे थे, 3 आगे थे उनको कवर करने के लिए और 2 थे वहां पर। दिल्ली में एपीएम यानी एडमिनिस्ट्रेड प्राइस सिस्टम की दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी और रविवार को यह अनुमान सही साबित हुआ। सीएनजी की कीमत में करीब ₹1 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब नई दर 76.9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इस बारे में बातचीत करने के लिए जब सीसीएन संवाददाता ककड़ुमा के सीएनजी पंप पर पहुंचे तो टैक्सी और ऑटो चालकों से लेकर आम जनता ने सीएनजी की कीमत बढ़ने पर नाराजगी जताई। टैक्सी चालकों ने कहा कि वे किराया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सरकार बार बार सीएनजी के दाम बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ रही है। उनका कहना था कि अमीर वर्ग पर इस बढ़ोतरी का असर नहीं होता, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग हर बार प्रभावित होता है। ऑटो चालकों ने कहा कि सवारी कम होती जा रही है, जिससे बचत लगभग खत्म हो गई है। वहीं आम लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार खुद को गरीबों की हितैषी बताती है, लेकिन हर जरूरी चीज पर बढ़ते दामों से ये दावा झूठा साबित हो रहा है। भाई साहब, रेट बढ़ने की वजह से भाषा का प्रयोग मुझे बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। बाकी समझदार आप भी हो। रेट बढ़ने से सिर्फ मार हम पे ही पड़नी है, किसी पे नहीं पड़नी। अमीर आदमी के पास पैसा है वो लेके निकल जाएगा, मीडियम आदमी फंस जाएगा, गरीब नंगा होकर रो के दिखा देगा मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं। भैया रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ के क्या होगा यार, हम लोग का नुकसान ही हो रहा है हद से ज़्यादा। ऐसे रेट भी नहीं मिलता, ऊपर से सीएनजी का रेट भी बढ़ रहा है हद से ज़्यादा। भाई ₹1 कम था, आज देख लो कल का रेट है कल का कल ₹1 ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे बढ़ते रहा तो यार गाड़ी वाले को क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कम से कम वही हो भाई, तो 60-65 का लमसम में हो तो भाई फ़ायदा रहेगा सबको यार, नहीं तो फ़ायदा कहाँ से होने वाला है। मार तो पड़ेगी, कितना फ़र्क आ जाता है। अब आप एक हिसाब लगा लो, जो चक्कर 8 लगाते थे वो अब 6 चक्कर में ही गैस खत्म। तो पड़ेगा, आदमी पेट्रोल की जगह सीएनजी की लेता है तो रेट कम की वजह से तो लेता है आदमी, लेकिन रेट पेट्रोल के रेटों में ही आता जा रहा है। हाँ ये तो है, ये गलत बढ़ रहा है जो भी बढ़ रहा है रेट। अब सुनने में आया तो सरकार चेंज होगी, रेट कम होएगा, ये उल्टा बढ़ रहा है, तो फ़र्क तो पड़ता है ये मिडिल क्लास पर। रेट बढ़ गया तो भाई गलती हो गई, असर पड़ेगा। हाँ असर पेगा, क्या असर असर पेगा। सवारी नाल भी बोला वाली होएगी। पहली गल तो असी तो सवारी चुकते नहीं हैं, साढ़े तो असी अपनी फैक्ट्री से गड्डी ला रखी हुई है भाई। तो बाकी है कि हुण देखो कोई पता नहीं स्ट्राइक भी हो सकती है। खजूरी के वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में बने मालखाने में रविवार की भोर में भयंकर आग लग गई। इस आग के चलते स्टोर हाउस में खड़ी करीब 300 से 350 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 4:32 पर इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर तुरंत दमकल भेजे गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। 2 घंटे के अंदर यानी 6:30 बजे तक आग बुझा दी गई, लेकिन कूलिंग का काम अभी भी चल रहा है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले शनिवार की रात उत्तर प्रदेश के संभल में भी आग का ऐसा ही मामला सामने आया था। संभल के हयातनगर पुलिस स्टेशन में हाई टेंशन बिजली का तार गिरने से आग लग गई थी। घटना में कई वाहन जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रविवार को रामनवमी पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई गई। रामनवमी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के राम मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई, जिसमें हजारों लोगों ने श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर ज्वालानगर के सत्यनारायण मंदिर में भागवत कथा की शुरुआत हुई। भागवत कथा आचार्य यशपाल जी महाराज द्वारा 6 तारीख से 13 तारीख तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। रविवार को कथा से पहले इलाके में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कथावाचक यशपाल जी महाराज ने बताया कि हर साल बड़े प्रेम और भाव से श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जाता है। भगवान महापुराण का गुणगान करते हुए भगवान में क्या क्या श्लोक लिखे गए हैं, क्या अध्याय बताए गए हैं, जनता को सुनने को मिलता है। आयुर्वेदिक समिति के लोगों ने भी इसे एक अच्छी पहल बताया। भगवान राम का जन्म ऐसा बताते हैं फिक्स दोपहर को 12 बजे होता है। हमारे यहाँ भी संगत आई हुई है और भगवान राम के सुंदर भजन कीर्तन हो रहा है। रामनवमी भी बोलते हैं
और 9वीं देवी का पूजन भी होता है, भंडारा भी हो रहा है और भगवान राम का अनुष्ठान बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो हमने 8 दिन पहले, प्रथम नवरात्रि से पहले ही 3-4 दिन में जो है मंदिर को सजाया है, सुंदर पोशाकें पहनाई हैं और बड़े धूमधाम से सारे उत्सव मनाए जाते हैं। ये रामनवमी चैत्र नवरात्रि में आती है, ये नया संवत शुरू होता है, नई साल हम लोग मानते हैं सनातन धर्म में। उसी के उपलक्ष्य में ना सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, सभी की दीर्घायु हो, व्यापार में वृद्धि हो, सब खुश रहें, इसलिए मनाया जाता है। ये श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा में प्रतिवर्ष ऐसी धूमधाम से कथा होती है और पूरे क्षेत्र के लोग आबाल वृद्ध वनिता, बालक, जवान और बूढ़े सभी इसमें हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ करके और असंख्य माताएं बहनें इसमें कलश उठाती हैं, कोई गिनती नहीं होती इसमें। और प्रतिदिन कथा का समय 3 से 7 बजे तक रहा करेगा। क्षेत्र का हर व्यक्ति आता है कथा सुनने। कलयुग के अंदर ये कहा गया है कि नाम जप ही सब कुछ है। उसी में भागवत कथा जो प्राण है, इसके माध्यम से सभी भक्तों का, जिसे कहते हैं कि संस्कार आना और समाज में किस तरह से जीना है, अच्छे कर्म करना, सब महाराज इस तरह से कथा को पूरे समाज को सुनाते हैं और इससे समाज का बहुत बहुत भला होता है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इस बार भी बड़े धूमधाम से लोग इस आयोजन को मना रहे हैं। जो कि देख रहे हैं आज आप कलश यात्रा है, लोगों में बहुत ही उत्साह नज़र आ रहा है। कम से कम 250 महिलाएँ इसमें, माताएँ बहनें इसमें कलश उठा रही हैं और बहुत ही आनंद का विषय है। आप लोग भी लाइव इस विषय को देख सकते हैं। जय श्री राम। पूर्वी जिले के मयूर विहार पुलिस ने त्रिलोकपुरी में सट्टे के 2 अड्डों पर छापा मारा है। त्रिलोकपुरी के 30 ब्लॉक में 19 साल के विनय कुमार को अवैध जुआ के आरोप में रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से सट्टे की पर्चियां, 1770 रुपए नगद और 1 नोटबुक बरामद की गई। इसी तरह के एक और मामले में त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक में 43 साल के सोमनाथ और बंटी को गिरफ्तार किया गया। उससे भी सट्टे की पर्चियां, 1 नोटबुक और 1230 रुपए नगद बरामद किए गए। दोनों मामलों में गैम्बलिंग एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और गुहिता कॉलोनी इलाके से चोरी की गई मोटरसाइकिल मिली है। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोकलपुरी निवासी इस्लाम के रूप में हुई है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस्लाम को मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ा। आरोपी के खिलाफ वेलकम थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि इस्लाम पहले से ही अपराधी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। कृष्णानगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने शाहदरा में डीएम, एसडीएम, दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों के साथ इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गीता कॉलोनी नाले की सफाई, राजाराम कोली मार्ग के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को तुरंत खत्म करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के आदेश भी दिए। ट्रैफिक जाम की समस्या पर अधिकारियों के साथ 1 वे ट्रैफिक की योजना पर चर्चा की गई। डॉक्टर गोयल ने कहा कि कृष्णानगर को एक विकसित और साफ सुथरा क्षेत्र बनाना है, जहां किसी भी तरह की गंदगी और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि ऐसा निरीक्षण अभियान लगातार चलते रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। निरीक्षण में डॉक्टर गोयल के साथ निगम पार्षद संदीप कपूर, मंडल अध्यक्ष राजेश चड्ढा, आरडब्ल्यूए सदस्य और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किराए पर कबूतरों की समस्या है, एनक्रोचमेंट की समस्या है, ये सब हम लोग सर्वे करने निकले अधिकारियों के साथ और आगे का प्लान बना रहे हैं ठीक करने का। कब तक इन्हें ठीक किया जाएगा? क्या आश्वासन दिया जा रहा है लोगों को? नहीं, आश्वासन नहीं, हम तो ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे तुरंत एक्शन के लिए हम कह रहे हैं टाइम देने भाई। 1 महीने कुछ काम बढ़े हैं तो 2 महीने, 3 महीने, तो हमें उम्मीद है ये सब अगले 3 से 6 महीने में ये काम होंगे। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पहले जो मुफ्त की योजनाएं जैसे बिजली और पानी की सब्सिडी मिल रही थी, क्या वे मुफ्त की योजनाएं वापस ले ली जाएंगी या सभी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी? खासकर पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर लोगों में डर है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने खुद ही बिल जमा ना कराने के लिए कहा था। केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि लोग पानी के बिल ना दें और जब उनकी सरकार आएगी तो बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब केजरीवाल तो खुद ही चुनाव हार गए और अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पानी के पेंडिंग बिलों का क्या करें। अब नई बीजेपी सरकार के सामने लोगों की उम्मीदें हैं कि इन पेंडिंग बिलों को माफ करेगी। अगर बिल माफ नहीं किए तो कम से कम कुछ राहत तो दी जाएगी।
पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि वे बीजेपी सरकार से उम्मीद करती है कि बेतहाशा बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ किया जाएगा और भविष्य में बिल सही तरीके से आएंगे। देखो जी, सरकार ने अभी नई सरकार आई है तो सरकार के पास जैसे पता लगा खजाना है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो उम्मीद कम है। वैसे सरकार के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर हो जाए तो पब्लिक का फ़ायदा होगा, लेकिन मैं उम्मीद कम करता हूँ क्योंकि इस साल तो सरकार को खुद पैसे की ज़रूरत है। तो माफ़ नहीं करेगी तो शायद हो सकता है कुछ रिलैक्स करके उनके बिल जो है ना कम कर दिए जाएँ। और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं सरकार से जो है ना, क्योंकि सरकार को लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं इस बार जो है ना, ये सरकार से उम्मीद है। हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी एक ज़मीन से होते उठी हुई नेता हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। मुझे नहीं किया था, वो फालतू बिल थे, वो बहुत ज़्यादा बिल थे और लग नहीं रहा था कि इतने बिल आने चाहिए। करना चाहिए उनको, उम्मीद तो पूरी है, तभी उनको वोट दिया हमने कि पानी के बिल ठीक करने चाहिए और कम करने चाहिए। पीछे लोगों के कुछ काटे भी हैं कमर्शियल में, पर रेजिडेंशियल में नहीं काटे शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। पानी के बिल ठीक आने चाहिए, कम आने चाहिए। जो 20 किलो लीटर फ्री दे रहे हैं वो हमारी कॉलोनी में तो मेरे को लगता नहीं कि मिलता होगा, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा दिखता नहीं कि कोई फ्री पानी मिल रहा है, वो वाई वॉश लग रहा है। तो जो जेन्युइन पॉलिसी है वो आनी चाहिए। बकाया बिल तो अब मेरे को लगता है इनको माफ़ कर देना चाहिए। अब तो सरकार आई किस लिए? सरकार अगर आई है तो ये काम तो करना चाहिए इनको कि जो एक्स्ट्रा बिल्स आए हुए हैं उनको माफ़ करना चाहिए। और आगे जो ये साफ़ सफाई का काम है पहले भी होता था, अब भी थोड़ा सा तेज़ी से हो, क्योंकि अब ये जो पानी भर रहा है, अब तो ये जो करके गए हैं पिछली सरकार वाले, इनको हटाना चाहिए। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के लागू होने के बाद अब दिल्ली के बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 5 लाख रुपए राज्य सरकार से मिलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना के लागू होने को लेकर संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने इसे एक अच्छा कदम बताया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये देखना अभी बाकी है कि योजना कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला समय तय करेगा। देखो, दिल्ली की लोगों के लिए आज से 10 साल पहले से जो सरकारें थी वो दिल्ली में गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही थी। पूरे भारत में आयुष्मान योजना लागू थी जिससे गरीब अपना इलाज, दिल्ली का जो गरीब तबका है बेचारा, वो इलाज से वंचित रह जाता था। किसी को लाइलाज बीमारी होती तो बेचारा पैसे की वजह से अपना बहुत नुकसान कर देता था। भाई साहब देखो, योजना लागू होगी, बहुत अच्छी बात है। पिछली सरकार ने तो काफ़ी कोशिश की, केजरीवाल सरकार ने कि ये लागू ना हो पाए, लेकिन चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में कमल खिला तो आयुष्मान योजना भी लागू हुई। इससे देखो गरीबों को काफ़ी मदद मिलेगी। 5 लाख का बीमा तो इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी और 5 लाख की इसमें हमें हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। इससे जो एक गरीब आदमी अपने इलाज से वंचित रह जाता था, अब वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जाके अपना उचित इलाज करा सकता है। यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली लगातार वंचित थी। जो पिछली सरकार थी उसने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में योजना लागू थी, उसका लाभ लोगों को बहुत मिला। जो गरीब लोग थे या जो इस योजना से इसका लाभ मिलता बीमारी से, उस योजना से वंचित रहे। इस योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा और उनको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुविधाएं। दशमेश पब्लिक स्कूल ने सीबीडी ग्राउंड के एक बैंकेट हॉल में बैसाखी का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधायक संजय गोयल, अरविंदर सिंह लवली, जितेंद्र महाजन और कई निगम पार्षद मौजूद थे। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने पंजाबी लोकगीतों पर प्रस्तुति दी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बैसाखी का त्योहार पंजाबियों के लिए बेहद खास है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की सरकार बनाने में पंजाबियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें खुशी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये फसल काटने का पर्व है जिसे हम दिल्लीवासियों के साथ मनाते हैं। स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह विवेक विहार ने भी बैसाखी के इस पावन अवसर पर खुशी जताई। आज विसाखी दे पावन पर्व ते मैं सब दिल्ली वासियों
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਫਸਲ ਲਹਿਰਾਂਦੀ ਹੈ, लहा करती है, उसी तरह उन्होंने ज़िंदगी के विच खुशियाँ बनिया रहें। दशमेश कबीले स्कूल की तरफ से आज हमने यहाँ विसाखी का पर्व मनाया है, जहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा जी और हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी शामिल हुए। मैं इन सब की तरफ से अपनी संगत को बधाई देना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने आकर हमारा हौसला बढ़ाया। ये बैसाखी एक छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। अगर रिलीजियस देखें तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दिन सिंह सजाए थे, 1699 में सिंह सजाए थे, जिससे कि उन्होंने कहा था कि सिंह अलग पहचान में आना चाहिए। और जो बैसाखी है फसल काटने का भी त्यौहार है, तो किसान बहुत खुश होता है। जब खुश होता है तो वो डांस भी करता है, गाना भी गाता है और एंजॉय करता है। तो आज हमने वही माहौल पेश करने की कोशिश की है सीएम के सामने भी, कि सीएम तो मतलब बाद में आई है, लेकिन हमारा प्रोग्राम पहले से ही तैयार था। लेकिन सीएम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने आकर के हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।